अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कौसर अली ख़ान बंगश प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट लाइन में हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ डार साहब हैं और हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमें वक्त दिया और यहाँ पे हमें गुफ्तगू का उनसे मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं भी ओबी टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्हें मुझे अपने ख्यालात का इज़हार करने का मौका दिया। कर्नल डार साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपने एक तवील अरसा फ़ौज में गुजारा और बड़े चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा होगा। आप हमारे साथ कुछ शेयर करें इस सिलसिले में। फौजी ज़िंदगी हर फौजी के लिए चैलेंजेस से भरपूर है। यही मेरे साथ हुआ। मेरा ख़ानदान में कोई फौजी नहीं था। मेरे ख़ानदान में ज़राइत से मुतल्लिक़ा लोग और खेलों से मुतल्लिक़ा लोग थे, सब या कारोबारी थे। मैंने ज़राइत में तालीम हासिल की और मुझे ये स्पोर्ट्स की वजह से अमेरिका की आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दिया। जब मैं स्कॉलरशिप जाने का तैयार था तो मैंने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा 1971 में कि कौम को नौजवानों की ज़रूरत है। उस वक़्त 71 वार के जंग के जो थे बादल छाए हुए थे और ये इश्तिहार जब मैंने पढ़ा तो मैंने सब कुछ छोड़ के फ़ौज में अप्लाई किया। ये एक चैलेंज था क्योंकि जो बहुत से लोग जो जा रहे थे फ़ौज में भर्ती होने के लिए उनमें तो कुछ परसेंटेज सेलेक्ट होती थी और बाकी रिजेक्ट होके आ जाते थे। उनका एक अपना स्टैंडर्ड और मयार है सेलेक्ट करने वालों का। मैं लकीली सेलेक्ट हुआ और सब कुछ छोड़ के मैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में चला गया। एक अच्छा खिलाड़ी होने के हैसियत से यूनिवर्सिटी में मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, मगर जब मैं पीएमए में गया तो इतने सख्त डिसिप्लिन के अंदर आ गया कि वो सारा कुछ जो था वो रिस्पेक्ट वो जो था एक आप समझ लें कि एक मेरे अंदर कोई बड़ापन था वो सारा निकल गया और मैं एक नॉर्मल रूटीन के ऊपर अपने आप को एडजस्ट किया, कमीशन लिया और फौजी ज़िंदगी का हकीकत में मैंने आगाज़ किया। फौज के अंदर मुझे वर्दी में और ट्रैक सूट के अंदर स्पोर्ट्स में ये ड्यूटी करनी पड़ी। ट्रैक सूट के अंदर ये चैलेंज थे। जो टीमें मेरे मुल्क में हार रही थी उनको नेशनल लेवल पे चैम्पियन बनाना और उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुल्क के लिए मेडल जीत के लेना मेरी प्रायोरिटी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब रहा। और यही वजह थी कि मैं फ़ौज के शोबा स्पोर्ट्स के साथ तकरीबन 28 साल नौकरी में 20 साल उनके साथ मुंसलिक रहा। कर्नल डार साहब, छोटा सा सवाल है कि एक फ़ौजी की ज़िंदगी क्या है। हालांकि सवाल छोटा है लेकिन बहुत वसी है। मैं इससे आपका जवाब चाहूँगा। फौजी की ज़िंदगी के बारे में ये मैं बड़ा मुख्तसर सा जवाब है। एक बहुत पहले गाना बना था, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। फौजी में उसके ट्रेनिंग के दौरान, सर्विस के दौरान ये जज्बा पैदा किया जाता है कि वो अपने लिए नहीं लोगों के लिए जिएगा। और ये पाकिस्तान आर्मी ने प्रूफ किया है जंगों में और उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ किसी भी मौसमी हालात, सैलाब, किसी भी जगह के ऊपर इनकी ज़रूरत पड़ी है, माशाल्लाह गए और जो ये खिदमत अंजाम दे सकते थे इन्होंने दी है और बग़ैर किसी रिवार्ड मांगे दी है। ये हमारी फ़ौज का एक बहुत बड़ा पहलू है और हमारे फौजी की ज़िंदगी इसी गाने के गिर्द घूमती है कि अपने लिए नहीं
लोगों के लिए जियो और काम करो। आप रहे फौज में, आप ज़राअत के शुबा जो एक ख़ास होता है उससे भी मुंसलिक रहे, लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज हम एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये दुरुस्त है कि ज़राअत में हम पसमानदा हैं, जो कि इंतहाई अफसोस और दुख की बात है। वो मुल्क जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हर रिसोर्सेज दिया है, अच्छे मौसम, फर्टाइल और लेवल ज़मीन, वाफर पानी ग्लेशियर की शक्ल में, अंडरग्राउंड पानी दरिया और नहरों की शक्ल में, और ये वो मुल्क है जहाँ सबसे पहले ज़राई कॉलेज 1905 में लाइटपुर में बना। हमारे से तालीम हासिल करके बाहर के मुल्क आए। जब मैं पढ़ रहा था ज़राई यूनिवर्सिटी में तो मेरे साथ जो क्लास वाले थे वो जॉर्डन से थे, सऊदी अरब से थे, ईरान से थे, काफ़ी मुल्कों से आगे हमारे से तालीम लेके उन्होंने जाके अपने मुल्क का स्टैंडर्ड ज़राअत का ऊपर किया। लेकिन बदकिस्मती कि वो हमसे आगे हैं और हम उनसे पीछे रह गए। इस वक्त गंदम की पैदावार जो कि बेसिक फूड है, बहुत से मुल्क 70 मन 60 मन फी एकड़ ले रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क में इसकी एवरेज 29-30 मन पर एकड़ है। मुनासिब बीज तैयार नहीं किए जा रहे। बहुत से ज़राई इंस्टीट्यूट आप सवात से चल पड़े, रात से में नौशहरा में, सरगोदा में, लाइटपुर में, फैसलाबाद और मुल्तान, जगह जगह पे ज़राअत के इंस्टीट्यूट बने हुए हैं। बदकिस्मती मैं खुद एक ज़राई साइंसदान हूँ। हमारे साइंसदानों की प्रायोरिटी इस वक्त सरकारी नौकरी, सरकारी दफ्तर, सरकारी गाड़ी और प्रमोशन लेना बन चुका है। अरबों रुपए का हाइब्रिड बीज हम बाहर के मुल्कों से, चाइना से, इवन भारत से, अमेरिका से मंगवा के अपने ज़राअत चला रहे हैं। क्यों? वो ज़राई इंस्टीट्यूट किस लिए बने हैं? जो हम पैसा उनकी तनख्वाहों पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट को चलाने पे लगा रहे हैं, वो पैसा अगर सही मायनों में ज़राअत की तरक्की के ऊपर लगे तो मेरे ख्याल में हमारा बहुत पोटेंशियल है कि हमारी गंदम, हमारी शुगर केन, हमारा चावल, मक्की, कपास, इसकी पैदावार बहुत ऊपर जा सकती है। हमें इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। देखें, आपके जितने भी मसाइल हैं हमारे साथ लगे हुए हैं, इवन मैं कहूँगा कश्मीर का मसला हमारे साथ 70 साल से है, दहशतगर्दी आ चुकी है, इसके बावजूद हम सर्वाइव कर रहे हैं। ज़राअत का मसला अगर भूख की शक्ल में खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में आ गया, जो कि कुछ जगहों पे आ गया है, जैसे ये छोर का रेगिस्तान और ऐसी जगहों के ऊपर अगर ये बढ़ गया तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। इसके ऊपर बहुत सीरियसली हमें सोचना है कि हम ज़राअत में क्यों इतना पीछे हैं और किस तरह हम आगे जा सकते हैं। हमारे जो ज़राअत के अंदर पॉलिसी बनाने वाले कुछ और लोग हैं और उनके अमल करने वाले कुछ और लोग हैं। दरअसल मैं कुछ ऐसे सवालात पूछ रहा हूँ जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आर्मी से नहीं है, लेकिन इन सवालात के जवाब एक आम आदमी दे नहीं सकता। पाकिस्तान में जो बीज हैं वो गैर ममालिक से मंगाए जाते हैं और पाकिस्तान में कितने बीज पैदा किए जाते हैं, इस बारे में ज़रा हमें बताइए। बेहतर क्वालिटी के बीज क्यों नहीं बन सकते? जिस मुल्क के सपूत एटम बम बना सकते हैं वो बीज नहीं बना सकते। एक वजीर आज़म ने कहा था कि हम एटम बम बनाएंगे, बेशक हमें घास खानी पड़े। हमने घास खाए बगैर माशाल्लाह एटम बम बनाया। इसका क्रेडिट हमारे उन साइंसदानों को जाता है
जिनमें मुल्क के लिए लगन थी, ईमानदार थे, मेहनती थे। हमारे मुल्क में ज़राइत के बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, सवात से चले और बदीन ठटा तक आपके इंस्टीट्यूट है। उन लोगों में जब ये स्पिरिट आ जाएगी, उनको मैनेज करने वाले लोगों को जब ये स्पिरिट आ जाएगी कि हमने इस मुल्क के लिए काम करना है, हमारा काम इस मुल्क के लिए फ़ायदामंद होगा, तो बीज भी हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इस वक्त हम मक्के का बीज, सब्जियों के बीज, कॉटन का बीज इंपोर्ट कर रहे हैं और करोड़ों डॉलर इसके ऊपर लगा रहे हैं। अपने अंदर, साइंसदानों के अंदर जज्बा पैदा करें कि वो लगन से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करें और एक गोल बनाएं कि हमने इस मुल्क के ज़राइत को वहाँ लेके जाना है जहाँ होनी चाहिए। इधर बीज भी बनेंगे और जिन लोगों ने प्राइवेटली रिसर्च की है उन्होंने बनाए भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे इस मामला में बहुत पीछे हैं। हमें उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्युएशन करनी चाहिए, प्रमोशन परफॉर्मेंस के ऊपर दें। हमारे ज़राई साइंसदान हर साल बहुत से तमगे इम्तियाज ले जाते हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेते हैं, लेकिन ज़राइत पीछे जा रही है। परफॉर्मेंस बेस्ड सिला दे, ये जो हमारे मुल्क में एक रवायत पड़ चुकी है, सिफारिश, खुशामद, रिश्वत, इस कल्चर को ख़त्म करें। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। क्या आप समझते हैं कि ज़राअत की तरक्की के लिए, और जो आपके पास मालूमात का ख़जाना है, कि पाकिस्तान को ज़राअत में तरक्की करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है? हमें बहुत सी टेक्नोलॉजीज पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा कि सबसे पहले हमें ज़राई टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि मैं इससे पहले बड़ी तफसील से बयान कर चुका हूँ। एटॉमिक टेक्नोलॉजी, एटॉमिक टेक्नोलॉजी से हमारे ज़हन में सिर्फ एटम बम आता है। नहीं जनाब, एटॉमिक टेक्नोलॉजी बहुत से शोबों में दुनिया में इनकलाब ला रही है। ज़राइत में भी एटॉमिक टेक्नोलॉजी काम आती है। फैसलाबाद में, जाम शोरों में ज़राइत के लिए एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट बने हैं, जो कि ज़राइत की तरक्की के लिए एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नताइज क्या है ये गवर्नमेंट बेहतर बता सकती है या वो इंस्टीट्यूट्स वाले बता सकते हैं, लेकिन दुनिया ने एटॉमिक टेक्नोलॉजी, एटमी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा उठाया है अपनी ज़राइत को। इसके साथ एनर्जी, हम इस वक्त एनर्जी क्राइसिस में हैं। बिजली की पैदावार के लिए जो माहदे हुए थे वो नुकसानदेह थे। अभी हम डैम्स के पीछे जा रहे हैं, अल्लाह करे कि बन जाए। लेकिन एनर्जी के लिए भी हमें सोलर सिस्टम पर रिसर्च करनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और एटॉमिक रिसर्च के ज़रिया भी हमें अपने एनर्जी क्राइसिस को ऊपर ले जाना चाहिए। हमारे जनरल हेल्थ कंपैरेटिवली बहुत पीछे है। सेहत, मैं बहुत सी टीमों को लेके बाहर गया हूँ, फौजी टीमों को लेके भी गया हूँ। जब मैं उस हॉस्पिटल में जाता था ऐसे लगता था कि जैसे हॉस्पिटल में आज छुट्टी है। ना पार्किंग में कोई बंदा नजर आता था और ना अंदर, मुतल्लिका शोबे के अंदर बंदा बैठा हुआ बिल्कुल फारग। ये बता रहा था ये चीज़ें एक कौम सेहत के लिहाज से बहुत बेहतर है।
आप हमारे हॉस्पिटल में जाइए, आपको पार्किंग में जगह नहीं मिलेगी, बेड नहीं मिलेंगे, और सेहत जो है इसी के ऊपर मुल्क की तरक्की का दारोमदार है। अगर हमारा हेल्थ स्टैंडर्ड नीचे होगा तो हमारे अंदर काम करने की सलाहियत कम हो जाएगी। हमें हमारे खेल के मैदानों को आबाद करना चाहिए, लोगों के अंदर एक कल्चर डेवलप करना चाहिए फिजिकल फिटनेस का। ये थोड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम लेके आ गए हैं जिम कल्चर। जिम के अंदर अनाड़ी लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों को डोपिंग करवा के उनकी बॉडी को इम्प्रूव तो कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको नुकसान होता है। क्या हमारे पास स्पोर्ट्स के इदारों में इतना विजन नहीं है कि वो लोगों में ये शऊर पैदा करें उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना। हमें जनरल हेल्थ के ऊपर फिजिकली और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तवज्जो देनी चाहिए। और भी बहुत से शोबे हैं जो कि मेरा ख्याल है कि मुतल्लिका मिनिस्ट्रियाँ और जो आपके अदारे हैं उन्हें वही मेरा पॉइंट आएगा, कॉम्पिटेंसी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क रिजल्ट देता है। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्ट आएगा। सही आदमी सही जगह के ऊपर काम करे, उनकी प्रमोशनें, उनके बेनिफिट, उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक आप दें, सब निज़ाम ठीक हो जाएंगे। मौसमी तब्दीली से पाकिस्तान की ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचता है, जिससे मुल्क को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचता है। उसके तदारुक के लिए इंतज़ामात हमारी हुकूमत क्यों नहीं करती? मौसमी तब्दीलियों की वजह से ना सिर्फ आम आदमी का लाइफस्टाइल चेंज होगा, बल्कि एज ए नेशन भी इसके ऊपर हमें बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं, इंतहाई कीमती पानी जो हमारी अगली नस्लों का है वो समंदर में जा रहा है। बजाई का टाइम फसलों का आगे पीछे होगा। शदीद मौसम की वजह से ज़्यादा पानी लेने वाली जो फसलें हैं, जैसे गन्ना, मक्की वगैरह, इसका शेड्यूल हमें देखना पड़ेगा। साइंसदान जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, वो ऐसे बीज निकालें, ऐसी वैरायटीज निकालें जो कि हमारी फसलें शदीद मौसम को बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने अपने आप को इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। ये मौसम तब्दीलियाँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही, दुनिया में आ रही हैं, और वो इसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमें भी इसके ऊपर भरपूर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारी गन्ने की फसलें शदीद मौसम की वजह से, पानी ना कम मिलने की वजह से बर्न हो जाती हैं। इसीलिए शायद चीनी की कमी हुई है हमारी। हमें मौसम के मुताबिक, तब्दील होने वाले मौसम के मुताबिक इनके असरात से बचने के लिए पानी को स्टोर करने का सिस्टम बेहतर करना चाहिए। डैम की शक्ल में भी हो सकता है, और ऐसी फसलों की शक्ल में जो कि मौसम तब्दीलियों के मुताबिक पैदावार बेहतर दे सके। ये सारा हमारे ज़रूरी साइंसदानों के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसमी तब्दीलियों का ज़राअत के शोबा में कैसा मुकाबला करते हैं। आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं और दूसरी भी जिम्मेदारियां आप काफ़ी इम्पोर्टेंट अदा कर चुके हैं। अब कौन सा ऐसा काम बाकी रह गया है जो आपके दिल में ख्वाहिश है कि वो मैं कर सकूं या मैं करना चाहूं? इस बारे में बताइए। ज़िंदगी में सर्विस के दौरान और अपनी प्राइवेट लाइफ में
बहुत से काम हैं जो कर सका हूँ और नहीं कर सका। कौमी सतह पर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक खिलाड़ियों ने की हैसियत से मुल्क के लिए मेडल जीते हैं। ऐसे खिलाड़ी तैयार किए जिन्हें मुल्क के लिए बहुत मेडल जीते। और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं जो काम खुद कर रहा हूँ ये काम पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में हर कोई करे, ताकि हमारे मुल्क का नाम दुनिया में मुतारफ होता जाए, इज्जत के साथ लिया जाता रहे। देखिए, जब पाकिस्तान बना था तो 54 में हमारे खिलाड़ी सिर्फ 7 साल बनने के बाद मनीला में एशियन खेलों के लिए 40 खिलाड़ी गए, 5 गोल्ड मेडल जीते। जब हमारे पहले खिलाड़ी ने 3 मई 1956 को पहलवान दीन मोहम्मद ने गोल्ड मेडल जीता, तो ऑर्गेनाइजर ये तस्वर ही नहीं कर सकते थे कि जो मुल्क का आबाद हुआ है 40 बंदे लेके आया है, ये गोल्ड मेडल जीत लेगा। उनके पास तराना बजाने के लिए नहीं था, झंडा लहराने के लिए नहीं था पाकिस्तान का। एम्बेसी से जाके वो लेके आई ये चीज़ें और ये सेरेमनी हुई। उसके बाद पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल और जीते, 40 खिलाड़ी 5 गोल्ड मेडल। 7 साल के बाद, इतने तजर्बे के बाद, 70-72 साल के बाद अब 2018 में एशियन गेम में गए इंडोनेशिया, 400 खिलाड़ी लेके 0 गोल्ड, 0 सिल्वर और 2 ब्रोंज मेडल। क्यों? ऐसा सिस्टम हमारी स्पोर्ट्स में और कुछ और शोबों में आ चुका है जहां कुर्सी के ऊपर कब्जा, मुराद से फायदा उठाना, मौज मेला करना और कराना। अगर एक सीट के ऊपर मैं बैठ जाऊं और बैठा हूं, जब मैं नीचे वालों का मुहासबा करूंगा वो मेरे से खुश होंगे। अगर वो कॉम्पिटेंट हुए तो खुश होंगे, अगर वो इनकॉम्पिटेंट हैं तो वो मेरी वजह से परेशान होंगे। इनकॉम्पिटेंट के साथ ही चल सकता है। हमारे खेलों के शोबा में बहुत से बातें हैं। 22 करोड़ आवाम का मुल्क भीख मांग के, कशकोल पकड़ के पिछले 25 सालों से ओलंपिक खेलों में वाइल्ड कार्ड लेके जा रहे हैं और वहां आखिरी पोजीशनें हासिल करते हैं। 80,000 आबादी का मुल्क, 80,000 का मुल्क गरनादा वहां से गोल्ड मेडल जीतता है। क्या फर्क है? लगन, ईमानदारी, मेहनत। मैं इस सिस्टम के साथ 1964 जब मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, इसके साथ लड़ना शुरू हुआ। 1960 के ओलंपिक खेल रोम में पाकिस्तान ने 1 गोल्ड और 1 ब्रोंज मेडल जीता था। 1962 के एशियन गेम में 8 गोल्ड मेडल जीते। उन गोल्ड मेडल्स ने हमारे खेलों के अंदर बेहतरी लाने के बजाय सिफारिशों की एंट्री खोल दी। हर कोई स्पोर्ट्स में आना चाहता था बगैर मेरिट के। नतीजा क्या हुआ कि 1964 के ओलंपिक खेलों में हमने सिर्फ 1 सिल्वर मेडल जीता। इसके ऊपर मैंने मजमून लिख दिया। वो दिन और आज का दिन मेरे स्पोर्ट्स कल्चर और पाकिस्तान के साथ जंग है और रहेगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैंने अपने 2 बेटे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बना दिए हैं। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में या किसी भी जर्नलिज्म में क्वालिफाइड नहीं था, वो दोनों क्वालिफाइड है।
उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना शुरू कर दी है, निज़ाम को सीधा करना शुरू कर दी है। और उनको देख के उन जैसे और बच्चे भी अभी मैदान में आ गए हैं। देखें, कोई भी जगह मंजिल नहीं होती। क्यों? मंजिल के ऊपर जाके आदमी रुक जाता है, काफिला रुक जाता है। मैंने किसी भी टारगेट को मंजिल बना के अचीव नहीं किया, उसके आगे और टारगेट रखा है कि अभी इसको अचीव करना है। ज़रायत में भी मेरा यही था। ये बहुत मशहूर फार्म है टंडो मोहम्मद खान में, नुक्कर जी फार्म। मैं उसका जनरल मैनेजर गया था। शुगर केन की पैदावार 434 मन थी। रिकॉर्डेड है, साइंड बाय माय सीनियर। 2 सालों में एक टीम वर्क के जरिया 1200 मन पे ले गया था। मेरी मंजिल वो भी नहीं थी। मैंने कभी किसी टारगेट को मंजिल नहीं बनाया। और यही मैं बोलूँगा आज की जो यंग जनरेशन है कि किसी भी चीज़ को टारगेट बना के अचीव नहीं करना। टारगेट आधे लेके जाओ, चलते रहो चलते रहो चलते रहो जब तक चलने की हिम्मत है। तो मेरा ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव करने के बाद मेरे अभी स्पोर्ट्स में टारगेट है, ज़रायत में टारगेट है, और इंशाल्लाह इनको हासिल करने के लिए मैं चलता रहूँगा। पाकिस्तान को इस वक्त आप कैसा देख रहे हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हमारी फ़ौज तो माशाल्लाह इसमें कोई शक नहीं है, और पाकिस्तान की दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, लेकिन दूसरे हवाले से हम ज़रा कमज़ोर हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? पाकिस्तान काफ़ी हद तक इस वक्त ठीक सिमत में जा रहा है। दहशतगर्दी है उसका मुकाबला हमारे फौजी माशाल्लाह कर रहे हैं, उनको कंट्रोल किया है। शहरों में आगे थे, स्वात पर कब्जा उन्होंने कर लिया था। बहुत हद तक पाकिस्तानी की ज़िंदगी इन एक्शंस की वजह से सुकून में आई है। खुराक में भी हम ठीक है, काफ़ी शोबों में हम ठीक है, लेकिन जो पोटेंशियल है हमारे में वो और बहुत आगे जाने का है। उसके लिए कौम ने मुख्तलिफ पार्टीज को ट्राई किया, लीडरों को ट्राई किया, और बहुत उम्मीद के साथ एक खिलाड़ी को सामने लाए। लग रहा है कि जो कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे। इमरान एक कामयाब खिलाड़ी था। खेल तो बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें कामयाब किस्मत वाले होते हैं, या मेहनत जो बहुत ज़्यादा करे अल्लाह उनका साथ देता है। इमरान एक कामयाब खिलाड़ी थे, बड़े डेडिकेटेड है। उन्होंने मेरे साथ ट्रेनिंग भी किया आर्मी स्टेडियम में जब मैं इंचार्ज था। हाईली डेडिकेटेड, लेकिन वो जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे। मैं एक वाकया आउट ऑफ कंटेक्स्ट तो नहीं है, मैं नारोवाल में विंग कमांडर था, और उस दौरान मैं सियालकोट हर वीकेंड पे जाके डिप्टी कमिश्नर हफीज रंधावा के साथ टेनिस खेलता था, और डेली मैं बैडमिंटन खेलता था। इम्तियाज सादक जो असिस्टेंट कमिश्नर थे, हफीज रंधावा बाद में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी बने। उनके छोटे भाई मेरे साथ ज़रई यूनिवर्सिटी की टेनिस की टीम में थे, शफीक रंधावा। तो बहुत ताल्लुकात थे। उन दिनों मोबाइल नहीं था, उनके पास इमरान खान आ गए, और वो इमरान के लेके मेरे इलाका में शिकार खेलने आ गए, जिसके ऊपर पाबंदी थी। मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को सख्ती से हुक्म दिया कि शिकार पे पाबंदी है, और शिकार कोई भी खेलने आए उसको नहीं खेलने देना, और मुझे इतला कर देनी है। हफीज रंधावा, इम्तियाज सादक और इमरान खान
बगैर मेरे इतला के। अगर मुझे इतला करते मैं उन्हें मना कर देता। तल्लकात की वजह से दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि विंग कमांडर हमारे साथ डेली बैडमिंटन खेलता है। इमरान का भी बड़ा नाम है। ये गालबन 82 की बात है, 1982, और डिप्टी कमिश्नर में टेनिस खेलता था। तो बड़े अतमाद के साथ कि हमें VIP ट्रीट मिलेगी, ट्रीटमेंट, वो उधर आ गए। मेरे जवानों ने उन्हें रोक दिया और मुझे फ़ोन किया कि क्रिकेटर इमरान खान, DC साहब और AC साहब शिकार खेलने आए हैं और आपका रेफरेंस दे रहे हैं। मैंने कहा उन्हें बोलो वापस चले जाए और मेरे से बात ना करवाना। इन्होंने पूरी ट्राई की, लेकिन मेरे सबॉर्डिनेट हुक्म सुनने और हुक्म पर अमल करने के आदी हो चुके थे और मैं भी इस चीज का आदी हो चुका था कि जो हुक्म देना है उसके ऊपर अमल करवाना है। ये जब नाकाम वापस गए तो मुझे हफीज साहब ने रिंग किया, जिन्हें मालूम था कि मैं उनके भाई का क्लास वाला हूँ, शफीक का। डार साहब उधर गए और आपके लोगों ने, मैंने कहा जनाब उन लोगों को हुक्म मैंने दिया था कि शिकार मना है और नहीं करने देना। अगर मैं आपकी रिक्वेस्ट आने के ऊपर इजाज़त दे देता तो ना तो मेरे हुक्म की कोई वैल्यू रहनी थी और ना मेरे जवानों का सबॉर्डिनेट का कोई फेस रहना था। मेरे ख्याल में इमरान खान को यह वाकया याद होगा। मैं कोई बदीद आदमी नहीं था। मैंने जो बात चाही थी वो जो गवर्नमेंट का ऑर्डर था उसको इम्प्लीमेंट कराया। इमरान, आप जो कहते हैं इंश्योर करें कि आप भी उसके ऊपर अमल करें और जो उस अमल को, आपके हुक्म को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो उसके ऊपर अमल करवाएं। नोटिस ले लेना, कह देना इट इज नॉट इनफ, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है, लोग बहुत अच्छे हैं। आप उनको ईमानदारी की तरफ लेके जाएं, वो चल पड़ेंगे। मेहनत की तरफ लेके जाएं, मेहनत करेंगे। ये इंश्योर किया जाए कि हुक्म देने वाला जो है, देखिए हमारे ये ऑफ शोर कंपनीज का बहुत शोर मचा था। कहाँ है इंक्वायरियां? वो लोग बादशाहों की तरह अभी भी पाकिस्तान में हमारे मुल्क का पैसा लेके छुपा के मौजें कर रहे हैं, हमारे मुल्क में रह के कर रहे हैं। हमारा मुल्क के सामने बेबस है। हुकूमत कभी बेबस नहीं हो सकती। मुझे स्मगलर्स ने उन लोगों का नाम लेके डराया था, मेरी जान से डराया, हर किस्म की मुझे धमकी दी। कुछ भी नहीं कर सके। मैं हुकूमत का आदमी था। वो स्मगलिंग कराने के लिए जिन लोगों को भेजते थे, क्या वो PMA में ट्रेनिंग लेके आए थे? क्या उन्होंने फौज की सख्त जिंदगी से गुजरे थे? नहीं, हमारी कमजोरी की वजह से वो आते थे। आप स्ट्रांग बन जाए, कोई करप्शन नहीं होगी, कोई गलत काम नहीं होगा। खड़े तो अपने पांव पे अपने साथियों को खड़ा करें। आपके मुल्क को अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है। इससे इस कौम को फायदा पहुंचाएं, इसका फल इस कौम को दें। आपका नाम जिंदगी भर दुनिया में कायम रहेगा और आखिरत में भी आप इसका फल पाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न का ये प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट लाइन, जिसका मकसद ये है कि
हमारे मुल्क के टैलेंट को, फोर्स को, इदारों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर, उन सब को मुतारिफ़ कराना पाकिस्तान के अंदर बाहर और मनवाना पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक बेहतरीन और काबिल कौम है। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि क्योंकि हमारे ज़रिए पैगाम आप दुनिया भर में फैलेगा इस टीवी प्रोग्राम के ज़रिए, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न जिसके CEO वक़ार अली ख़ान हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तान टेलीविज़न OPTV के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हमारी काविशों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इस बारे में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरा OPTV के साथ जितना ताल्लुक़ रहा है, मैंने इनको काफ़ी हद तक बेहतर पाया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि किसी भी शोबा में कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती। हर शोबा में बेहतरी की गुंजाइश है। चलते रहो, बेहतर करते रहो, चलते रहो, बेहतर करते रहो। ये मेरा OPTV के लिए पैगाम है। नाज़रीन, अभी आप देख रहे थे प्रोग्राम पाकिस्तान फ्रंट लाइन। हमारे साथ थे कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ डार साहब, और हमारे इस प्रोग्राम में जैसा कि आपने देखा होगा कि जो इन्फॉर्मेशन में दी, जो आप प्रोग्राम आपने देखा, यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपने होस्ट कौसर बंगश को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए OPTV। अल्लाह निगहबान।